हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था सुक्रोज के विषय में, हाँ, यानी वहां पर मैंने आपको शुगर यानी शर्करा, हाँ, जो आपकी चीनी होती है उसके एक छोटे से प्रिपरेशन मेथड के विषय में बता दिया था। जनरलाइज मेथड ये था कि इंडस्ट्रियल मेथड में देखिए बनाने की प्रोसेस उसकी काफी लॉन्ग है, काफी लंबी है, लेकिन जनरल जो लेबोरेटरी मेथड होता है, प्रयोगशाला विधि, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला करके बना देते हैं। तो जनरल मेथड था, उसका डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके बाद अगला आता डाइसेकेराइड। जो डाइसेकेराइड रहता है, नाम से बता डाइसेकेराइड, डाई का मतलब कितना हो जाएगा, दो, और सेकेराइड का मतलब क्या होगी, शुगर शर्करा हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, दो मोनोसेकेराइड के अणु। भाई डाई का मतलब क्या है, टूटने पर दो मोनोसेकेराइड देगा, वो डाइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड क्या है, टूटने के बाद तीन सेकेराइड के मोनोसेकेराइड के अणु दे दे, वो ट्राइसेकेराइड है। ठीक है, तो डाइसेकेराइड में आपको तोड़ने पर दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। और डाइसेकेराइड जो शर्कराएं होती हैं वो मोनोसेकेराइड से थोड़ा सा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। भाई जो जुड़ेगा ना, दो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है, और डाइसेकेराइड बड़ा होता है। तो ये शुगर जो होती है नॉर्मल शुगर से थोड़ा सा ऊपर रहती है, क्योंकि इसमें दो यूनिट जुड़ेंगी, इसका विखंडन होता है ना। ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ये टूटती है मोनोसेकेराइड में। ठीक है, तो देखिएगा लिखा हुआ है लैक्टोज। तो पहली जो डाइसेकेराइड वाली शुगर लिया है वो है लैक्टोज, है ना। नाम से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये दूध में पाई जाती है ना, यानी मिल्क के अंदर जो शर्करा होती है जिसकी वजह से दूध क्या लगता है, मीठा, है ना, तो वो लैक्टोज शर्करा की वजह से होता है। तो ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, देखिए इसके विषय में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा में कहा गया कि इसे सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। अब देखिए दूध में पाए जाने के कारण इसका नाम दुग्ध शर्करा है। ठीक है, दूध में सबसे ज्यादा इसकी क्वांटिटी कहाँ मिलती है, दूध के अंदर, मिल्क के अंदर। ठीक है, तो मिल्क में पाए जाने के कारण इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा लैक्टोज को। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यह मानव दूध में 5 से 8%, मनुष्यों में 5 to 8% पाई जाती है। ये 2 इंग्लिश में लिख गया, हिंदी में लिख लीजिएगा, 5 से 8%। ठीक है, 5 से 8%। ठीक, जबकि गाय के दूध में 4 से 6% तक पाई जाती है। तो क्वांटिटी जो होती है लैक्टोज की वो गाय के दूध में थोड़ा, यानी जानवरों के दूध में थोड़ा सा कम होती है लैक्टोज की क्वांटिटी। ठीक है, ये ह्यूमन मिल्क में क्या है, इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है। भाई 5 से 8 है, इसमें क्या है 4 से 6 पाई जाती है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि यह एक अपचयी शर्करा है। देखिए मैंने आपको दो प्रकार के अपचयन के आधार पर शर्कराएं दो प्रकार की पढ़ाई थी, एक अपचयी एक अनपचयी, यानी एक रिड्यूसिंग शुगर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि ऐसी शुगर जो टर्न अभिकर्मक और फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, यानी उनको अपचयित कर दे, वो कहलाती है अपचयी शर्कराएं। ठीक है, तो लैक्टोज किसमें आ जाएगा, ये टर्न अभिकर्मक और फेलिंग मिलियन को अपचयित कर देता है, इसलिए ये एक अपचयी शर्करा है। ठीक है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में। ठीक है, तो ये होगा कि अपचयी शर्करा है। इसमें एक हेमी एसिटल समूह, हेमी एसिटल समूह और एक एसिटल समूह पाया जाता है। अब ये हेमी एसिटल और एसिटल समूह क्या होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन में मैंने आपको पढ़ा था हेमी एसिटल और एसिटल समूह, CH3CO वाला ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो वहीं पर बनता है हेमी एसिटल समूह। ठीक है, तो उसके विषय में बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। यानी इसमें दो आपके मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, एक तो गैलेक्टोज होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज। यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज को जब हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वहां पर फॉर्मेशन किसका होता है, लैक्टोज का। तो लैक्टोज दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों को मिला करके इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ ना, कि जैसे ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो लैक्टोज शर्करा है वो मिल्क के अंदर पाई जाती है, यानी दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा कन्वर्जन क्या होता है कि जब ये लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है ना, जब ये लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होती है तो वहां पर क्या होता है कि दूध आपका दही में कन्वर्ट होता है ना। तो किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि जब दूध आपका दही में कन्वर्ट होता है तो ये लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए शुगर है तो शुगर क्या होती है, मीठी होती है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। तो लैक्टिक एसिड जब बन जाता है
तो वही आपका जो कर्ड है, जो दही है आपका, वो दूध कन्वर्ट जब होता है दही के अंदर तो वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी ही है, आपने पढ़ा होगा एसिड बेस, अम्ल क्षार लवण में, कि अम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से दही क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। जबकि दूध के फॉर्म में जब ये रहता है तो इस शुगर की वजह, शुगर मीठी होती है तो उसकी वजह से ये मीठा रहता है, ठीक है। तो कन्वर्जन हो जाता है शर्करा का एसिड में। तो वहां भी देखिए हमें एग्जांपल एक प्रकार से मिल रहा है कि ये क्या है, रिड्यूसिंग है, टालन अभिकर्मक फेलिंग मिलियन को रिड्यूस कर देगा, अपचयित कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो उतना नहीं जानना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने बता दिया है कि शुगर कन्वर्ट हो जाती है एसिड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो केसीन प्रोटीन होता है वो भी आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध के अंदर केसीन प्रोटीन जो पाया जाता है उसकी क्वांटिटी दही के अंदर जाकर के खत्म हो जाती है वो प्रोटीन, ठीक है। तो वो अब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जर्नल से बात हो जाती है। ध्यान करने वाला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि इसकी इकाइयां कौन है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो दुग्ध में पाई जाती है, ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसके जरूर ध्यान रखना। और अपचयी शर्करा में आती है तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मान लिया एग्जाम में ये कह देता है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता, लेकिन टिप्पणी लिखने के लिए, संरचना बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको बना करके बता देता हूं। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर है ना। तो स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया 2 इकाइयां हैं, एक आपकी गैलेक्टोज है और दूसरी ग्लूकोज है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बन जाएगा आपका लैक्टोज। तो संरचना आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको। तो यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं, है ना, गैलेक्टोज को। तो पहले गैलेक्टोज ले लेते हैं, फिर हम उधर ग्लूकोज बना देंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और इधर आपका ये कार्बन रहेगा, ठीक है। तो ये तो वही पुराना स्ट्रक्चर है जैसे ग्लूकोज वगैरह में चक्रीय संरचना बनाते थे, ठीक है। अब ये 5 है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रुप जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर करना क्या है, तो इधर हम लगा देते हैं OH, यहाँ लगा देते हैं H, ये लगा देते हैं H, ये लगा देते हैं OH, यहाँ लगा देते हैं OH, यहाँ लगा देते हैं H, है ना। देखिए बनाते चले जाएंगे। तो ये OH, ये OH, H लग गया, सारे लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या, जैसे ये है उधर ही वैसे ही यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर OH और ये हो जाएगा H, ठीक है। तो ये हो जाता है। अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा कमी रह गई है, ऊपर CH2OH लगा दीजिए, नीचे H है ना। तो यहाँ से लग जाएगा CH2OH और यहाँ से लग जाएगा H। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गैलेक्टोज, ठीक है। ये संरचना किसकी है, गैलेक्टोज की। तो ध्यान कर लीजिए कि ये गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज, ठीक। तो गैलेक्टोज है। उसके बाद एक ग्लूकोज की संरचना ले लेना है, अल्फा बीटा कोई भी हो, है ना, उससे हमें लेना देना नहीं है। ग्लूकोज का कोई एक फॉर्म हो जाए, दोनों को कंबाइन करके बना देंगे इसको, ठीक। चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए बना दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ग्लूकोज जोड़ देना है। तो ग्लूकोज में आपको पता है आप कैसे भी बना सकते हैं, ग्लूकोज की संरचना मैंने आपको बनवाई है, कई बार बनवाई है। तो ये हो जाएगा C, यहाँ से लगा दीजिए OH, ये H, ये H, OH, OH, H, H, OH, ठीक है। ये बना दिया। अब वही आपको समूह यहाँ पर लगा देना, ये कार्बन है ना, ये जो मुड़ा हुआ है कार्बन है CH2OH और नीचे लग जाएगा ऑब्लिक करके लगा देंगे H, है ना। हाइड्रोजन में ये बैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करना ना, और कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से क्योंकि फार्मूले में होता है, ठीक है। तो ये कर देंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक है। तो एक ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज है। तो ये बना जो आपका ग्लूकोज, ठीक है। दोनों में करना क्या है, करना कुछ खास नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप से H निकाल दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए, है ना। तो ये देखिए निकल जाएगा, यानी ये H और ये OH, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे ले जा करके हम, है ना। बीच में चाहे प्लस का सिंबल लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। बाकी दोनों संरचनाएं क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। बस बन गई संरचना लैक्टोज की,
ये ग्लैक्टोज है, ये ग्लूकोज है, दोनों जुड़ गए तो बन गया लैक्टोज। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस यहां से इसको हटाइए और इधर इसको दोनों क्या करिए, जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के साथ, काम खत्म। ठीक है, चलिए बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये हो गया है, अब इधर बना देते हैं इस साइड में, है ना, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, थोड़ा सा इस साइड में आ नहीं पाएगा, इधर बना देते नीचे। तो इसको हम यहाँ पर टर्न कर देते हैं, टर्न करके इधर बना देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। चलिए, तो ये देखिए बना दिया दोनों को, कुछ खास नहीं करना, बस वहीं से हटा करके ऑक्सीजन के माध्यम से दोनों कार्बन को ऐड कर देना है। ठीक है, बाकी जो जहां पर था वो वैसे ही लगा हुआ है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना, ये लैक्टोज बना है, नाम लिख लीजिएगा इसको। तो जोड़ करके बना दिया है ना, ये आपका हो गया लैक्टोज। तो दोनों को कुछ नहीं किया, बस जोड़ दिया मैंने, यहां से इसको हटाया और इस ऑक्सीजन से दोनों कार्बन को क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया है। इसको कभी कभी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध का नाम दे दिया जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, दोनों संरचनाएं के आपस में ऐड हो गए, बन गया लैक्टोज। तो दोनों मोनोसैकेराइड थे, एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो गया। तो बहुत कठिन नहीं है, एक बार संरचना को बना लीजिए, इधर इसको इधर, यहां से वाटर निकाल दीजिए H2 और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका लैक्टोज। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर नीचे बना दिया है। ठीक है, तो इस संरचना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है ना, इसको बनाने की विधि, रासायनिक गुण वगैरह कुछ नहीं। इतनी लंबी प्रॉपर्टी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, कहीं आगे पढ़ने को मिलेगा तो वहां पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो इसके बारे में जानकारी है और इसकी थोड़ी सी संरचना वगैरह रहती है। ठीक, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं अगले डाइसैकेराइड का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आपका जो डाइसैकेराइड है वो है माल्टोज, है ना। अब देखिए माल्टोज क्या है, तो लैक्टोज मैंने बता दिया, जैसे लैक्टोज होता वैसे माल्टोज भी होता, बस डिफरेंस यही है कि दोनों की संरचना और दोनों के पाए जाने का जो सोर्स है वो सोर्स भी डिफरेंट होता है, अलग अलग। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये माल्ट में पाया जाता है। ये माल्ट क्या होता है ना, माल्टोज जिसका नाम है वैसे ही पदार्थ में पाया जाता है, जैसे माल्ट। माल्ट क्या है, तो माल्ट जो है आपका जो जौ होती है, उस जौ का जो रस होता है वो माल्ट कहलाता है। ठीक है, उस माल्ट में ही ये माल्टोज मिलता है। ठीक, देखिए यही बताया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है, यह शर्करा माल्ट में पाई जाती है। माल्ट अंकुरित जौ का रस होता है। तो अंकुरित जो जौ होती है ना, उसका क्या होता है, ये रस होता है, उसका जूस होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि यह भी एक अपचयी शर्करा होती है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, यानी टर्न अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को क्या करेगी, अपचयित करने का काम करेगी। तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, टर्न अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को रिड्यूस करने का काम करती है। और कन्वर्ट किसमें करेगी भाई, ये एसिड वगैरह में चला जाएगा, है ना। ये जो भी होगा एल्डिहाइड कीटोन वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है, इसमें ग्लूकोज के ही दो अणु होते हैं, दोनों अणु ग्लूकोज के, जैसे पहले वाले में था गैलेक्टोज और आपका ग्लूकोज से मिलकर के बना था। माल्टोज जो होता है इसमें दोनों अणु किसके होते हैं, ग्लूकोज के, दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के होते हैं, कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, माल्टोज बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका भी आसान, बहुत कठिन नहीं है, और इसमें भी हेमी एसिटल और एसिटल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में सामान्य सा जानकारी, है ना। अब क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है कैसे बनेगी उसको मैं बना करके आपको बता देता हूं। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें देखना है माल्टोज की संरचना। तो ग्लूकोज के दोनों अणु लेने हैं और दोनों अणुओं को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ग्लूकोज ले लेते दोनों अणु। तो यहाँ बनाना पड़ेगा वैसे स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सी, ये कार्बन, है ना, ये कार्बन आपका हो गया, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं वरना स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये सी हो गया, ये सी है, और ये कार्बन है आपका, ये सी है, ये देखिए बना दिए। बस अब आपको जैसे ग्लूकोज में आप ऐड करते थे वैसे आपको ऐड करना है। ठीक, मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो OH ऐसे हो गया, और यहाँ पर लगेगा H और ये लगेगा OH। ठीक है, ये लगेगा CH2OH और यहाँ लगेगा H, है ना।
ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, दोनों को जोड़ दें आपस में बन जाएगा माल्टोज। ठीक है, तो सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक से बनाइए थोड़ा सा ना, ये कार्बन और ये बना दिया 5 कार्बन। अब ऐड कर दीजिए, यही डिफरेंस होगा, ये ऊपर ये नीचे, यही डिफरेंस होगा, बाकी सेम रहेगा। H OH OH H H OH, ठीक है, ये देखें है ना। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज होगा क्या, यहाँ से वाटर निकल जाएगा भाई, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से आपका H है ना, इस साइड से ले लेते हैं, यहाँ से किसी भी इकाई से HOH निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये वाला आपका OH हो जाएगा और यहाँ से आपका H हो जाएगा। ठीक है, तो OH और H मिलकर के वाटर निकल जाएगा, बाकी आपस में जुड़ जाएंगे और नई संरचना बन जाएगी माल्टोज की। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं इसको। देखिए ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ऑक्सीजन के माध्यम से ये दोनों कार्बन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ देना है बस इसको, और कुछ नहीं करना इसमें। तो चलिए यहाँ बना देते हैं, उधर स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो ये जोड़ करके बना दिया दोनों को, कुछ नहीं किया, केवल एडिशन कर दिया है बस, ये दोनों ऐड हो गए और बन गया आपका माल्टोज। इसको क्या कहेंगे, माल्टोज। ये माल्टोज की संरचना है। हुआ क्या है, देख रहे हैं यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर निकल गया बाहर और इस ऑक्सीजन से ये दोनों कार्बन क्या हुए, ऐड हो गए। ठीक है, नंबरिंग करना चाहे तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं इसको। ये 1,4 क्यों है, नंबरिंग करके देख लीजिए, यहां से करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, और यहां नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर वाले पर ये आया है, 1 नंबर पर ये, तो 1,4 इन दोनों कार्बन के बीच में है ना, इसीलिए इसको कहा गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। ऐसे ही आपका जो फ्रक्टोज था, जो आपका लैक्टोज था, उस लैक्टोज में भी ऐसे ही नंबरिंग की गई थी, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध कह दिया जाता है उसको। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका माल्टोज और लैक्टोज की संरचना। आपके डाइसैकेराइड खत्म कर दिया आज मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।